हाँ, आप दिख रही है पिक्चर? हाँ दिखते हैं। ओके ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर डबल्ड एंड द वर्टाइसेस आर ड्रॉन अगेन देन यू कैन सी द साइज ऑफ द शेप इज डबल्ड एंड द फॉर्म ऑफ द शेप इज प्रिजर्व्ड। मतलब क्या, तुमने एक्स की भी वैल्यू को डबल कर दिए, तुमने वाई की भी सारे वैल्यूज को डबल कर दिए, तो क्या होगा, शेप का साइज है वो डबल हो जाएगा, लेकिन शेप जो है वो वैसा ही रहेगा। दैट मीन्स देखो उसकी एक साइड ऊंची है, दूसरी साइड नीची है, तो ये पॉलीगॉन का जो शेप है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, लेकिन उसकी जो साइज रहेगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्स की भी वैल्यू को डबल कर दिए, वाई की भी वैल्यू को डबल कर दिए, तो शेप वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ जो साइज रहेगी पॉलीगॉन की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। देन सेकेंड इसमें देखो क्या बताए हैं उन्होंने, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर डिवाइडेड बाय 2 then the size of shape is divided equally but its shape is preserved। अगेन अगर हमने x एंड y दोनों के वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब क्या, x की वैल्यू भी आधी हो गई, y की वैल्यू भी आधी हो गई, मतलब क्या, वो जो शेप रहेगा वो साइज में आधा हो जाएगा, बट उसका जो शेप का जो ये रहेगा वो प्रिजर्व रहेगा, वो सेम ही रहेगा। मतलब जो भी बनाया हुआ पॉलीगॉन है उसका शेप एज इट इज रहेगा, बट उसकी साइज जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, दैट मीन्स छोटी हो जाएगी। ठीक है। If you add 1 in every x coordinate and 2 to every y coordinate and again draw the vertices, then the size of vertices will remain same but the vertices will get shifted 1 unit horizontally and 2 units vertically। अब देखो यहाँ पे जो शेप है वो चेंज हो रहा है। मतलब क्या, अगर तुम हर x कोऑर्डिनेट में 1 को ऐड करोगे और हर y कोऑर्डिनेट में 2 यूनिट्स को ऐड करोगे और फिर से वो पॉलीगॉन को ड्रॉ करोगे, तो तुम लोग देखोगे कि जहां पे तुमने 1 ऐड किए, मतलब हॉरिजॉन्टली वो 1 यूनिट्स ऊपर जा रहा है, और उसी तरह से जहां पे तुमने 2 ऐड किए वो 2 यूनिट्स वर्टिकली ऐड हो रहे, राइट। तो इस तरह से क्या हो रहा है, तुम लोगों का शेप जो है वो अलग डिफर हो रहा है और उसकी साइज भी बढ़ रही है, साइज भी बढ़ रही है, एज वेल एज जो तुम्हारा शेप था पॉलीगॉन का वो भी डिफर कर रहा है नॉर्मल वाले शेप से। क्यों? क्योंकि तुमने x को एक डिफरेंट वैल्यू ऐड की है और इसी तरह से y को एक डिफरेंट वैल्यू ऐड की है। ठीक, समझ में आया? ये चीज समझ में आई? तीनों कंडीशन समझे? हाँ। तो ये हुए अलग अलग मैथमेटिकल एज वेल एज अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो तुम लोग पॉलीगोनल शेप्स पे लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास एक सेट ऑफ वर्टाइसेस दिया हुआ है। दैट मींस x के भी वैल्यूज दिए हुए हैं एज वेल एज y के भी वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एरियाज ऑफ शेप। देखो एरियाज ऑफ शेप दिया हुआ है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पॉलीगोनल शेप द चेन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, देखो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जो चेन दिया हुआ था, मतलब x की भी वैल्यू दी हुई थी एज वेल एज y की भी वैल्यू दी हुई थी, तो इसी तरह का एक चेन रिक्वायर्ड रहेगा किसी भी तरह के एरिया ऑफ शेप को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसकी नेक्स्ट पिक्चर शेयर करती हूँ। फोटो नजर आ रही है? हाँ दिखती है। हाँ ठीक है, तो देखो नॉर्मली यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल के लिए एक सीक्वेंस बताई गई है जहाँ पे x और y के वैल्यूज दिए हुए हैं। तो जिसके पास टेकमैक्स है वो लोग करेक्ट कर लो। वहां पे देखो y1 से शुरू हो रहा है तो वहां पे y0 y2 y1 y2 y3 ऐसे डाल दो। वहां पे y1 y2 y3 दिया हुआ है ना, तो वहां पे y0 y1 y2 y3, जिसके पास भी टेकमैक्स की बुक है रेफरेंस के लिए उन लोगों ने करेक्शन कर लो वहां पे। तो x और y दोनों की वैल्यूज दी हुई है, x0 x1 x2 x3 एंड y0 y1 y2 एंड y3। तो अगर हमको किसी भी शेप का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो हाफ, हाफ इंटू क्या करेंगे हम लोग, x0 इंटू y1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो x0 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1। टेबल पे ध्यान दो, यहाँ पे टेबल पे फोकस करो। तुम लोग क्या करोगे, जो x0 तुम लोगों का दिया हुआ है उसको तुम लोग y1 से मल्टीप्लाई करोगे। y1 बोले तो नीचे आएगा, वो करेक्शन देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, क्लियर नजर आ रहा है या नहीं पता नहीं। y0 y1 y2 y3 है वो,
पेंसिल से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो वहां पे x0 को तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, y1 से Y1 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नीचे देखो x1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, y0, मतलब एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। उसी तरह से फिर प्लस ऐड करना है फॉर्मूले में, देन नीचे आ जाओ। अब तुम क्या करोगे, x1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, y2, राइट, माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, y1, ठीक, ये समझ में आया। फिर उसके बाद फिर से प्लस साइन ऐड करोगे फॉर्मूले में, देन अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या रहेगा, x2 मल्टीप्लाइड बाय y3, राइट, माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय y2, राइट, ठीक है, समझ रहा है ना। उसी के बाद देखो फिर से प्लस साइन ऐड होगी। अब देखो लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाले को हम टॉप से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x3 मल्टीप्लाइड बाय y0 ऊपर वाला, माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाय y3। ये क्लियर है सबको। वहां पे y4 की कोई वैल्यू दी भी नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो तुम लोगों को y के वैल्यूज क्या लेने हैं, y0, y1, y2, y3, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है, सिर्फ जो तुम्हारा टेबल दिया हुआ है वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते जाना है तुम लोगों को। यहाँ पे पेन यूज होता है क्या, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, माइनस x1 इंटू y0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन प्लस साइन हम लोग ऐड करेंगे, फिर से क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 नीचे आ रहा है, राइट, माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय y1 हो जाएगा, देन अगेन प्लस साइन ऐड करके x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 किए, माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आया, y2 आ गया। फिर लास्ट की जो वैल्यू बची उसको हम लोग रिवर्स में किधर करेंगे, x3 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा तुम्हारा y3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्लियर है ये चीज, हाँ ओके। तो ये हुआ तुम लोगों का फॉर्मूला, किस तरह से एरिया ऑफ शेप का फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद देखो, नाउ यू कैन सी दैट द कैलकुलेशन is a sum of the result of multiplication of x and next y minus the multiplication of next x and current y. If the last vertex is selected, then it is paired with the vertex to complete the process. सेम चीज जो फॉर्मूले बताई हुई है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको माइनस करके फिर नेक्स्ट टर्म के साथ उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से देखो ये फिगर एक दी हुई है, लेकिन फिगर में प्रॉपरली पॉइंट्स मेंशन नहीं किए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लेके उसको सॉल्व करके बताया। देखो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उन लोगों ने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए हैं, डायरेक्टली नीचे एग्जांपल दिए हैं। तो एग्जांपल में देखो उन लोगों ने क्या किए हैं, x0 की वैल्यू कंसिडर की है, y1 की वैल्यू कंसिडर की है, देन उसी तरह से x1 y0 की वैल्यू, x1 y2 x2 y1, देन क्या आएगा, फॉर्मूले में बस रखते जाओ। देखो से ऊपर लिखी हूँ कि जहां पे 1 दिया हुआ है वो x0 आएगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उससे सिर्फ कंपेयर करो, x0 पे 1 आ रहा है, मतलब x0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। देन ऊपर क्या दिया हुआ है, y1 है, तो y1 की जगह 1 है, मतलब y1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, माइनस दिया हुआ है x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, देन y0 आ रहा है, तो y0 की वैल्यू क्या है, अगेन 1। तो इस तरह से इन दोनों को माइनस करेंगे, इस तरह से पूरे फॉर्मूलेज में अलग अलग पॉइंट्स रख के उसको सॉल्व किया हुआ है। तो अगर तुम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया उस शेप का जो भी रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। वी फाउंड आफ्टर एग्जामिनेशन दैट द कैलकुलेटेड एरिया इज करेक्ट एरिया। द फीचर्स ऑफ दिस मेथड आर, देखो क्या क्या फीचर्स इसमें दिखाए गए हैं। दिस मेथड वर्क विथ एनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड विथ एनी टाइप ऑफ आर्बिट्ररी शेप। तो ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, ये किसी भी तरह के शेप पे वर्क करता है, प्लस कितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर तुम लोगों को दिए हुए हैं तो इस मेथड से तुम लोग उस शेप का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इतना बेनिफिशियल है ये। If the original set of coordinate is given clockwise, then the result of calculated area is negative. That is we will get negative area.
दिस मीन्स दैट वर्टेक्स सीक्वेंस एंड एरिया आर कैलकुलेटेड। देखो यहाँ पे और एक कंडीशन बताई हुई है कि जो ओरिजिनल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स तुम लोगों को दिया हुआ है, ये अगर क्लॉकवाइज पोजीशन में तुम लोगों को दिया हुआ है, तो जो भी तुम लोगों को एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। मतलब जो भी कैलकुलेटेड एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव एरिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी पिक्चर शेयर करती हूँ मैं टू डेमोन्स्ट्रेट। वेट, इतना समझ में आया एरियाज किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये चीज समझ में आई? अगर किसी को नहीं समझी है तो पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख के नहीं बता सकती तुम लोगों को। समझा। समझा ना? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पिक्चर करती हूँ। दिख रही है फोटो? हाँ दिखती है। ओके, तो देखो टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फीचर द ओरिजिनल वर्टाइसेस आर रिवर्स टू अ क्लॉकवाइज सीक्वेंस एज फॉलोज। तो देखो जो पीछे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए थे, उसी एग्जाम्पल को उन्होंने क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन लोगों ने डाले। तो यहाँ पे जो उन लोगों को एरिया मिला वो देखो क्या मिला, -3 मिला। तो अगर हम लोग इस तरह से करेंगे, अगर किसी को भी कैलकुलेट, मतलब उन लोगों ने क्या दिए, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर आए, और फिर क्या किया उन लोगों ने, एरिया काउंट किए, तो जो मिला आउटपुट वो मिला माइनस में, दैट इज नेगेटिव में तुम लोगों को आंसर मिला। मतलब क्या, तुम्हारा एरिया जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। तो ये दो ही कंडीशंस है। पहला तो ये था कि ये मेथड जो है वो हर तरह के पेयर ऑफ वर्टाइसेस या फिर किसी भी तरह के शेप पे वर्क करेगा। एंड दूसरा, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टाइसेस की सीक्वेंस दी हुई है, तो जो कैलकुलेटेड एरिया रहेगा वो रहेगा तुम्हारा नेगेटिव फॉर्म में। मतलब क्या रहेगा, जो भी एरिया मिलेगा वो तुम्हारा नेगेटिव रहेगा। और एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर तुम्हारे पास पेयर ऑफ वर्टाइसेस या फिर चेन ऑफ वर्टाइसेस दी हुई है, तो तुम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई किसी भी एरिया का या फिर शेप का जो है एरिया वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, ये चीज 10 से आई थिंक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D क्या है, अब वो देखो। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी कैन यूज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। नॉर्मली किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। लेट्स अप्लाई द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस ऑन टू आर्बिट्ररी पॉइंट्स। देखो दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स दिए हुए हैं, P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2। तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P1 और P2, जिनके वर्टाइसेस के भी वैल्यूज वहां पे दिए हुए हैं। तो अगर ये दो पॉइंट्स के बीच में तुम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उस तरह से किस तरह से तुम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे? तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ का जो x2 है उसको माइनस करेंगे x1 से। मतलब क्या, P2 की x वैल्यू को माइनस करेंगे P1 की x वाली वैल्यू से, x2 माइनस x1 हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा y में क्या होगा, y2 माइनस y1। मतलब क्या, P2 की जो y वाली वैल्यू है उसको माइनस करेंगे P1 की y वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये मिल गया तुम लोगों को डेल्टा, दैट इज डिस्टेंस। तो डेल्टा एक्स फर्स्टली कैलकुलेट करना है, देन डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। अब इसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डी, उसको क्या करना है, सिंपली डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा मिला हुआ वैल्यू है उसको स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। मतलब क्या, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। तो ये हुआ तुम लोगों का थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D। वहां पे जो फिगर दी हुई है, फिगर 1.6.1, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम, ये पाइथागोरस इन 2D की फिगर नहीं है, तो इसको मत देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगेन वो नीचे है वो चीज। ठीक है, तो पाइथागोरस ऑफ इन 2D इतना ही था, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। देखो क्या किए हमने, दो पॉइंट्स दिए हुए, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो फर्स्टली हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एक्स रहेगा, दोनों एक्स की वैल्यूज को माइनस करना है, दैट मीन्स x2 माइनस x1।
उसी तरह से डेल्टा y मतलब दोनों y की वैल्यूज को माइनस करना है, दैट इज y2 माइनस y1, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज g इक्वल्स टू अंडर रूट क्या रहेगा, डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। समझ में आया थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D? ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक देखो 3D कोऑर्डिनेट्स। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा 4 मिनट हो जाएगा। देखो 3D कोऑर्डिनेट्स देखो, as we have seen that to locate a point on 2D Cartesian plane we need an x and y coordinates, but it is not in case of 3D. In 3D we need x, y and z coordinates. तो देखो नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखे कि अगर हमको किसी 2D शेप को ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन पे, तो हम लोगों को नॉर्मली कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, तुम्हारे x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर तुम लोगों को 3D शेप ड्रॉ करना है या फिर 3D ट्रेस अगर कुछ देना है, तो उसके लिए तुम लोगों को सिर्फ x एंड y नहीं, प्लस में z कोऑर्डिनेट भी लगेगा। दैट मीन्स x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट अ पॉइंट। यहाँ पे एक एडिशन रहेगा z कोऑर्डिनेट का, y बिकॉज इट्स अ 3D शेप। But for positioning the third z axis we have two choice. देखो जैसे फिगर 1.6.1 जैसे मैंने बताई है, नीचे के फिगर्स है, ऊपर देखो जो फिगर दी हुई है 1.6.1, इन फिगर्स को देखो। अब अगर तुम लोगों को z एक्सिस को प्लेस करना है तो इसके लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस रहेंगे, या तो उसको लेफ्ट हैंडेड एक्सियल सिस्टम की तरह प्लेस करो, मतलब क्या, जो x की पोजीशन रहेगी वो तुम्हारी लेफ्ट साइड में जाएगी और जो तुम्हारा z रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड एक्सियल सिस्टम। उसी के तरह से राइट हैंडेड एक्सियल सिस्टम में क्या हो रहा है, तुम्हारी x की वैल्यू जाएगी राइट हैंड साइड में और z की वैल्यू जाएगी तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब z कोऑर्डिनेट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे। तो अगर तुम लोगों को 3D शेप ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3D के 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, x, y एंड z। तो नॉर्मली x और y एक्सिस को हम लोग सीधा सीधा ड्रॉ करते थे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके, लेकिन अगर z कोऑर्डिनेट को ऐड करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस रहेंगे, या तो z कोऑर्डिनेट को राइट साइड में ऐड करो, अगर वो तुम लोग राइट साइड में ऐड कर रहे हो तो वो उल्टा बोला जाएगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम लोग z कोऑर्डिनेट को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हो तो उसका नाम जो रहेगा वो उल्टा रहेगा, दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये क्लियर है ये चीज, दो चॉइसेस की हेल्प से तुम लोग क्या करोगे, z कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे तुम्हारे कार्टेशियन xy प्लेन में। तो अब ये बनेगा तुम्हारा कार्टेशियन xy एंड z प्लेन, क्योंकि z कोऑर्डिनेट इसमें ऐड हुआ है, राइट। देखो इन द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम द लेफ्ट हैंड इज असाइन्ड विद एक्सेस, सो द thumb can align with the x axis, middle finger align to z axis and first finger align to y axis. देखो फिजिक्स में कुछ थंब रूल रहता था, लेफ्ट हैंड थंब कुछ तो रहता था ये रूल, उसी के बेसिस पे किया हुआ है। अगर तुम तुम्हारा लेफ्ट हैंड को कंसिडर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को कंसिडर करो और देखो इस तरह से फिगर ड्रॉ, तुम्हारे फिंगर्स को रखो, या तुम्हारा थंब जो है वो z एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सॉरी तुम्हारा थंब x एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, देन तुम्हारी जो मिडिल फिंगर है वो z एक्सिस को बिलोंग कर रही है, और तुम्हारा जो फर्स्ट फिंगर है, इन लोगों ने शायद उल्टा लिखे है गेस, तुम लोग लेफ्ट हैंड को जब लोगे ना, थंब जो अलाइन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, तुम्हारा z एक्सिस के साथ अलाइन होगा, तुम्हारी फिंगर जो है वो y एक्सिस को करेंगी, और जो x है तो तुम्हारी जो मिडिल फिंगर रहेगी, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर तुम्हारी y है, तुम्हारा थंब जो है वो z है और मिडिल फिंगर जो है x है। इन लोगों ने उल्टा लिखा हुआ है, तुम लोग तुम्हारे हाथ से करके देखो, इतना कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, वो सेंटेंस को देखो ही नहीं, नॉर्मली फिगर को देख लो, फिगर में क्या दिया हुआ है, अगर z तुम्हारा राइट साइड में दिया हुआ है तो वो तुम्हारा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो गया, उसी तरह से अगर z तुम्हारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है तो वो तुम्हारा राइट हैंडेड सिस्टम हो गया। और ये क्यों करते हैं हम लोग, z कोऑर्डिनेट को ऐड क्यों करते हैं, जब हम लोगों को थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज 3D शेप ड्रॉ करना है तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमें ऐड करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज, 3D कोऑर्डिनेट समझा? हाँ मैम। ओके ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करने का इधर ही, बज गए 11।
देखो अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो पूछो मुझे, क्योंकि ये फास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो रहा है चीज़ें। तो अगर नहीं समझी है कोई चीज़ तो मुझे मैसेज करके भी पूछो। और टेकमैक्स है तो टेकमैक्स का रेफरेंस लेते रहो, क्योंकि टेकमैक्स रहेगी तो तुम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। पिक्चर्स कितनी स्टोर करोगे? तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछे, तो मैं डबल एक्सप्लेन करूंगी वो चीज़। ठीक है, ओके देन, हाँ बाय।